गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पाचन तंत्र को इसमें पढ़ चुके हैं पहले ही, और पाचन तंत्र से रिलेटेड जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन इसमें आएंगे ऑब्जेक्टिव, वो हमें समझना है अभी। तो आइए इनको कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ, और विस्तार से यदि आपको पाचन तंत्र पढ़ना है तो आप पिछले टॉपिक को पढ़ सकते हैं, और यदि उस टॉपिक को आप ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपके सभी ऑप्शनल क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो जैसे हमारा भोजन मुख गुहा से होते हुए ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में पहुंचता है, तो वहां अलग अलग हिस्सों में क्या क्या क्रियाएं होती हैं ये समझना पड़ेगा। पहले हम लोग थोड़ा 2 मिनट हम इसको भी रिवाइज कर लेते हैं कि आमाशय जो होता है, आमाशय की दीवार से जो ग्रंथियां लटकी होती हैं उनका नाम है जठर ग्रंथियां, और जठर ग्रंथियों से रस निकलता है, जठर रस। और जठर रस काम क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। दूसरी चीज, आमाशय की दीवारों से HCl निकलता है, जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इसमें अम्लीयता होती है, और ये अम्लीयता मुख्यतः क्या काम करती है? जो हमने भोजन खाया है और भोजन के साथ में जो हानिकारक बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंचते हैं, तो जब इनका डाइजेशन होता है तो हानिकारक बैक्टीरियाओं को खत्म करने का काम करता है HCl। चूंकि HCl में इतनी अम्लीयता होती है कि वे हमारे शरीर की जितनी भी ऑर्गन्स हैं उनको जला सकते हैं। इसके लिए हमारे यकृत से पित्तरस निकलता है जिसमें क्षारीयता होती है। तो ये क्षारीयता जब HCl अम्लीयता के साथ मिल जाती है तो इसको न्यूट्रल करने का काम करती है, ताकि हमारे ऑर्गन्स जलने से बच पाए, हानि होने से बच पाएंगे। तो HCl क्या प्रदान करता है? अम्लीयता प्रदान करता है, और ये अम्लीयता क्या करती है? हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करती है। आमाशय से पेप्सिन नाम का एक हार्मोन्स निकलता है, और ये पेप्सिन नाम का हार्मोन्स क्या करता है? ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। और फिर जो हमारे यकृत से ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम निकलता है, वो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम इस पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है, जिससे हमारे प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। चौथी चीज, यहां से एक एंजाइम और निकलता है, इसका नाम होता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम का जो काम होता है वो छोटे छोटे वसा के टुकड़ों को पाचन करना होता है। छोटे छोटे वसा के टुकड़ों का पाचन करना लाइपेज एंजाइम का काम है। आमाशय के बाद एक ग्रंथि होती है यकृत। यकृत से मुख्यतः पित्तरस निकलता है, और पित्तरस क्या करता है? ठोस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जब ठोस वसा के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो आमाशय से निकलने वाला लाइपेज एंजाइम इन छोटे छोटे बसीय टुकड़ों का डाइजेशन कर देता है, इनका पाचन कर देता है। एक और हमारे पास ग्रंथि होती है जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से हमारा एक तो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है, और ये जो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है, जब हमारा पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है तो यही पेप्टोन्स के साथ में ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम लग जाता है साथ में, और उसके साथ में लगते ही ये पेप्टोन्स एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे प्रोटीन का पाचन हो जाता है। साथ ही साथ अग्नाशय की भीतर वाली दीवार से एक हार्मोन्स भी निकलता है जिसका नाम क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन्स, ये जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है, जो भी हमने शर्करा खाई हुई है उस शर्करा को पचाने का काम करता है, इसका पाचन करता है। तीसरी चीज, इससे एमाइलेज नाम का एंजाइम निकलता है। एमाइलेज नाम का एंजाइम निकलता है। ये एमाइलेज एंजाइम काम क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो हमने देखा कि आमाशय से जठर रस निकलता है, वो भोजन का पाचन कराता है जठर ग्रंथियों के द्वारा। आमाशय से HCl निकलता है जिसमें अम्लीयता होती है, जो भोजन में मिले हानिकारक बैक्टीरियाओं को नष्ट करने का काम करता है। आमाशय से पेप्सिन निकलता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है, और अग्नाशय से जो ट्रिप्सिन निकल रहा है वो इस पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में बदल देता है। इसके अलावा
आमाशय से लाइपेज एंजाइम निकलता है। लाइपेज एंजाइम का काम है छोटे छोटे वसा के टुकड़ों को पाचन करना। लेकिन छोटे छोटे टुकड़े कैसे होंगे? तो यकृत से जो पित्तरस निकलता है वो ठोस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है। फिर आमाशय से जो लाइपेज एंजाइम निकल रहा है वो छोटे छोटे वसीय टुकड़ों का पाचन कर देता है। इसी प्रकार से एक ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय में ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है। वो पेप्सिन को, वो प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम पेप्टोन्स में तोड़ता है और ट्रिप्सिन इसी पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन से भी निकलता है जो शर्करा का पाचन करता है। अग्नाशय से ही एमाइलेज एंजाइम निकलता है, क्योंकि हमने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया है कि जो भी आप भोजन खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, कुछ कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके मुख में ही होता है, लेकिन जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका पाचन मुख में नहीं हो पाता है। उनको पचाने के लिए हमें एमाइलेज की जरूरत पड़ती है। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल अणुओं में या पचाने का काम एमाइलेज एंजाइम करता है। इसके अलावा कुछ हम जीव जंतुओं में देखते हैं, मुख्यतः भोजन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। मतलब भोजन का पाचन कराने में जो सहायक है वो कौन है? छोटी आंत है। और छोटी आंत की लंबाई जितनी ज्यादा बड़ी होगी तो वो उतनी ज्यादा जटिल चीजों को पचाने की ताकत रखेगी। तो कुछ जानवरों में छोटी आंत की लंबाई बहुत छोटी होती है, कुछ जानवरों में छोटी आंत की लंबाई बहुत बड़ी होती है। तो जैसे आप देख लें कि गाय है, तो जैसे मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई उतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती है जितनी गाय में होती है, और मनुष्य से ज्यादा छोटी आंत की लंबाई गाय में होती है, और गाय से ज्यादा छोटी आंत की लंबाई खरगोश में होती है। और मनुष्य से भी छोटी आंत की लंबाई होती है वो शेर जैसे पशुओं की होती है। शेर जैसे पशुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होती है, मनुष्य में उससे ज्यादा होती है, मनुष्य से ज्यादा गाय में होती है, और गाय से ज्यादा खरगोश में होती है। क्योंकि किसी भी जीव में छोटी आंत की लंबाई सर्वाधिक होने का मतलब है सेलुलोज का पाचन कराना। जो जीव जंतु घास फूस या पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं उनके अंदर सेलुलोज मौजूद होता है, और सेलुलोज को पचाने के लिए बड़ी आंत की जरूरत पड़ती है। माने छोटी आंत की लंबाई ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, ज्यादा लंबी होनी चाहिए। तो छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए घास फूस या पेड़ पौधों की पत्तियों में मिले हुए सेलुलोज को पचाने के लिए। क्योंकि शेर पूरी तरह से मांसाहार होता है, ये किसी प्रकार से घास फूस को नहीं खाता है, पत्तियों को नहीं खाता है, इसलिए इसमें छोटी आंत की लंबाई कम होती है। मनुष्य में इसकी अपेक्षा छोटी आंत की लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि मनुष्य फल फ्रूट को खाता है, कुछ पत्तीदार सब्जियों को भी खाता है, लेकिन घास फूस को नहीं खाता है जिसके अंदर सेलुलोज होता है। तो मनुष्य सेलुलोज को पचाने में सक्षम नहीं है, इसलिए मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई शेर की अपेक्षा बड़ी होती है थोड़ी, लेकिन गाय की अपेक्षा छोटी होती है। गाय पेड़ पौधों की पत्तियों के साथ साथ घास का सेवन भी करती हैं, और घास में सेलुलोज की अच्छी खासी मात्रा होती है, इसलिए सेलुलोज को पचाने के लिए गाय की छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, माने ज्यादा लंबी होती है। और इसके अलावा खरगोश किसी प्रकार के अन्य भोजनों को नहीं खाता है, वो सिर्फ घास फूस और पत्तियों को ही खाता है, इसलिए खरगोश के अंदर छोटी आंत की लंबाई सर्वाधिक होती है, क्योंकि वो सेलुलोज को पचाने की उसे जरूरत पड़ती है, उसे आवश्यकता पड़ती है। तो खरगोश के अंदर छोटी आंत की लंबाई सर्वाधिक होती है, शेर के अंदर बहुत छोटी होती है। आइए अब कुछ एमसीक्यू करते हैं। देखिए, लसिका आंतों में पचित और अवशोषित भोजन परिवहन करती है। किसके माध्यम से करती है लसिका? आंतों में जो पचित भोजन है और जो भोजन का एब्जॉर्बेशन है उसे किस हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, ये किसके माध्यम से ले जाया जाता है? ये ले जाया जाता है वसा के माध्यम से। तो वसा के माध्यम से जो लसिका होती है वो आंतों में पचने वाले भोजन को, और भोजन जो पचने के बाद जो अवशोषित हुआ उसका स्वांगीकरण माने परिवहन किसके माध्यम से होता है? फैट्स के माध्यम से होता है, वसा के माध्यम से। जबकि एंजाइम क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हम भोजन लेते हैं उसमें जो अवयव होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होते हैं, भोजन में हमारे अवयव प्रोटीन्स के रूप में होते हैं। तो सही आंसर इसका सी होगा।
नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है। तो वसा के पाइसीकरण, वसा का पाइसीकरण का मतलब होता है कि ठोस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना। अभी हम आपको बता रहे थे कि यकृत में से जो पित्रस निकलता है वो ठोस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो यहाँ आमाशय से नहीं निकलेगा, अग्नाशय से नहीं निकलेगा, प्लीहा से नहीं निकलेगा, यकृत से पित्रस निकलेगा और वो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, जिसे हम वसा का पाइसीकरण कहते हैं। तो डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है। दंत क्षय के, जो हमारे दांत हैं, जब भी हम कोई भोजन करते हैं तो उस भोजन में कुछ अम्लीय चीजें होती हैं और वो अम्लीय चीजें हमारी दांतों की कैविटी से चिपक जाती हैं और चिपकने के बाद दांतों के ऊपरी हिस्से को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं दंतों का क्षय होना। माने दंत क्षय, दंत क्षय किसके परिणाम स्वरूप, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है। यदि दंत क्षय हो जाए तो फिर क्या होगा, उसके बाद दंत क्षय अगर हो जाता है तो कोमल दंत वल्क निकलेंगे। अगर ऊपर की कठोरता अगर नष्ट हो जाएगी तो अंदर दंत में कोमलता दिखाई देगी हमको। तो दंत क्षय जब हो जाएगा तो ऊपर की कैविटी जब खत्म होने लगेगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दांत हमारे कोमल दिखाई देंगे अंदर से। तो दंत वल्क कैसे हो जाएंगे, कोमल हो जाएंगे। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे वसा हो, इन सभी का पाचन आंत के ऊपरी हिस्से में होता है, अर्थात छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, सभी का पाचन होता है। जबकि आमाशय, आमाशय में भोजन का पाचन सिर्फ जठर रस के द्वारा होता है। बाकी चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, ये सभी छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में पचाते हैं। और मलाशय में मल इकट्ठा होता है, जबकि बड़ी आंत क्या करती है, बड़ी आंत में खनिज लवणों का अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता है। आप पिछले चित्र में देख सकते हैं इसको। इसके बाद आहार नाल में मौजूद वसा छोटी आंतों में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं। तो छोटी आंत जो होती हैं उनमें वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं क्यों बनती हैं। बड़ी बड़ी गोलिकाएं इसलिए बनती हैं क्योंकि वसा का वहां कहीं ना कहीं वसा का पाचन नहीं हो पाता, इसलिए बड़ी बड़ी गोलिकाएं वहां बनती हैं। तो क्यों नहीं हो पाता है, इसमें होता क्या है, क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जल युक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह से मिश्रित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि फैट कभी पानी में अच्छी तरह से घुल नहीं पाता है। इसलिए आमाशय में जब वसा होता है तो वहां पानी के साथ मिलता है, जब पानी के साथ वसा मिलता है तो उसकी गोलिकाएं घुल नहीं पाती है। इसलिए जब वसा की गोलिकाएं नीचे उतरते उतरते छोटी आंत तक पहुंचती हैं तो फिर यकृत से जो पित्रस निकलता है वो छोटी आंत में वसाओं के साथ मिल जाता है और फिर वही पित्रस वसा की गोलिकाओं को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसीलिए कहा गया क्योंकि वसा आमाशय में जो जल युक्त कर्दम है उसके साथ मिलकर अच्छी तरह से मिश्रित नहीं हो पाता है। ये इसका बी बॉम्बे सही होगा आंसर। छठवां, एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कृंतक होते हैं। कृंतक हम कहते हैं आगे वाले दांतों को, जो आगे वाले ऊपर होते हैं वो कृंतक होते हैं और नीचे वाले जो होते हैं सामने वे भी कृंतक होते हैं। तो 4 कृंतक ऊपर होते हैं और 4 कृंतक हमारे नीचे होते हैं। कुल मिलाकर के मुख में कृंतकों की संख्या 8 होगी। मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। जब हम भोजन को खाते हैं, भोजन डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद एक जगह इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद कौन सा वो हिस्सा होगा जिसके द्वारा पूरा अपशिष्ट भोजन जो हमारा खराब पड़ा भोजन है वो बाहर निकलेगा। तो उस हिस्से का नाम, तो हमने बताया था कि बड़ी आंत के बाद एक हिस्सा होता है थैलीनुमा, उसमें अपचित भोजन जो खराब वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ इकट्ठा होता है, जिसे हम मलाशय कहते हैं। और मलाशय के बाद फिर एक हिस्सा नीचे होता है जिसे हम मल द्वार कहते हैं। तो इसी मल द्वार के माध्यम से अपशिष्ट बाहर निकलता है, उत्सर्जित होता है। तो मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है मल द्वार, करता है अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख गुहिका मानव तंत्र का एक हिस्सा है। मुख गुहिका मुख से लेकर के
मुख से लेकर के मल द्वार तक का हिस्सा, जो मुख से लेकर के मल द्वार तक का पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न बोला गया है कि मुख गुहा मानव तंत्र का कौन सा हिस्सा बनाएगा, तो मुख गुहा मानव तंत्र का कौन सा हिस्सा बनाएगा, पाचन वाला हिस्सा बनाएगा। मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं, तो मानव शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जिनमें अंकुर मौजूद होते हैं, तो जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत की भीतर वाली दीवार पे छोटे छोटे बारीक बारीक रेसे निकले रहते हैं, जैसे मखमल के कपड़े में रेसे होते हैं पतले पतले धागे जैसे, ऐसे ही छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर ही पतले पतले रेशम जैसे धागे होते हैं, जिन्हें हम रस अंकुर कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं, तो अंकुर मौजूद होते हैं किस भाग में, छोटी आंत में। पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पित्त रस के कुछ कार्य दिए गए हैं 4 जगह, वो बताएं जो पित्त रस का कार्य नहीं है। तो पित्त रस के क्या क्या कार्य से संबंधित चीजें नहीं, यह अग्नाशय एंजाइम को क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। यह अग्नाशय एंजाइम, आपको भी हमने बताया था कि कुछ एंजाइम आपके आमाशय से निकलते हैं, कुछ एंजाइम अग्नाशय से निकल जाते हैं, और उनमें अम्लीयता होती है। उस अम्लीयता को क्षारीयता प्रदान करने के लिए क्या चाहिए, हमें पित्त रस चाहिए। तो ये कह रहा है अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, तो क्षारीय माध्यम तो प्रदान करता है, ये सही है। इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पित्त रस प्रोटीन के पाचन में सहायक नहीं होता है, बल्कि वसा के पाचन में सहायक होता है। तीसरा, यह अग्नाशय एंजाइम की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है। अग्नाशय से जो एंजाइम निकल रहे हैं, उन एंजाइम्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है, क्योंकि ये HCl की कैपेसिटी जब लो करता है तो फिर एंजाइमों की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये सही है। यह बड़ों वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में कन्वर्ट करता है। हमने बताया था अभी आपको कि ठोस वसा जब जमा हो जाता तो यकृत के द्वारा जो पित्त रस उसके ऊपर गिरता है आकर के, वो ठोस वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट कर देता है, ये भी सही है। लेकिन इनमें से गलत कौन सा है, इनमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम एक तो आपका पेप्सिन होता है जो पेप्टोन्स में तोड़ता है, और दूसरा आपका ट्रिप्सिन होता है जो एमिनो एसिड में तोड़ता है। यकृत का काम, यकृत से निकलने वाले पित्त रस का काम प्रोटीन को पचाना नहीं है, बल्कि यकृत से निकलने वाले पित्त रस का कार्य है वसा को पचाना। तो ये 3 ऑप्शन सही होंगे, ये हमारा गलत होगा। चूंकि हमसे पूछा गया है कि कौन सा गलत है वो बताएं, तो ये वाला आंसर हमारा। निम्न में से कौन सा पाचक एमाइलेज लार में पाया जाता है। ये कह रहा है कि एक पाचक एंजाइम है जिसका नाम है एमाइलेज, ये लार में पाया जाता है। कौन सा है वो जो लार में पाया जाता है, तो एक हमारा एमाइलेज एंजाइम जो लार में पाया जाता है, तो एक तो लाइपेज एंजाइम है हमारा, लाइपेज एंजाइम हमारी लार में पाया जाता है, और एक एमाइलेज एंजाइम है जो हमारी आंतों वाले हिस्सों में पाया जाता है। तो लाइपेज एंजाइम जो होगा, लाइपेज एंजाइम हमारे आमाशय में पाया जाता है, और एमाइलेज एंजाइम हमारी लार में पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लेकिन कुछ जटिल जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका पाचन नहीं हो पाता है, तो वहां उनका पाचन आंत में होता है, और फिर अग्नाशय ग्रंथि से जो एमाइलेज एंजाइम निकलता है वो पचाता है। तो हमारी मुख की लार में भी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कराता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। तो अभी हमने आपको ये प्रश्न बताया था कि कौन से ऐसे जीव हैं जिनकी छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है, और क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें सेलुलोज का पाचन करना होता है। तो इनमें से बाघ की आंत की लंबाई तो कम होती है, शेर की आंत की लंबाई कम होती है, मनुष्य की आंत की लंबाई इनकी अपेक्षा ज्यादा होती है, लेकिन गाय की आंत की लंबाई इनमें से सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि गाय जो घास फूस या पेड़ पौधों की पत्तियां खाती हैं जिनमें सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबाई ज्यादा चाहिए।
इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। यदि यहाँ पे खरगोश आ जाता तो फिर गाय की अपेक्षा में खरगोश पर दिक्कत नहीं होती, क्योंकि खरगोश तो एकदम फूल पत्तियां और घास फूसी खाते हैं जिनमें सेलुलोज अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए उन्हें और ज्यादा छोटी आंत की लंबाई, ज्यादा लंबी छोटी आंत की जरूरत पड़ती है। तो इसमें तो फिलहाल गाय आएगा, ऑप्शन बी सही रहेगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? ये कह रहे हैं कि आमाशय से कौन सा ऐसा एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है? तो आमाशय से जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है उसका नाम है पेप्सिन। वो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ देता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित माने छोटे आकार में संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। यदि ठोस वसा एंजाइमों के पास आ जाए तो फिर वो उसको पचा नहीं पाएंगे, इसलिए यकृत क्या करता है, ठोस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और जैसे ही इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो फिर बाकी एंजाइम्स वसा का पाचन आसानी से कर पाते हैं। तो ये कह रहा है कि बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को छोटे आकार में तोड़ना माने संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से अपना काम कर सकें। तो बड़ी वसा गोलिकाओं को कौन छोटी छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट करता है, कौन छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है? तो यकृत से निकलने वाला पित्तरस उसे छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है। और आंतरस एक जठर रस है जो भोजन के पाचन में काम करता है। HCl आपका आमाशय से निकलता है जो हानिकारक बैक्टीरियाओं से रक्षा करता है जो भोजन में आ चुके हैं। और अग्नाशयी रस से अग्नाशय वाले रस निकलते हैं, जैसे मान लीजिए आपके इंसुलिन हार्मोन्स हो गए, ट्रिप्सिन हो गए, तो ये अलग है। वसा का पाचन करने के लिए किसकी जरूरत है? हमें पित्त लवण या पित्तरस की जरूरत है। जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा होता है? हम जानते हैं कि जो पीएच स्केल होता है उसे एक मध्य अंक पे बांटते हैं हम, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। यहाँ ना तो कोई पदार्थ क्षारीय होता है, ना ही यहाँ कोई पदार्थ अम्लीय होता है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है तो 14 तक जाता है, तो जैसे जैसे 7 से आगे बढ़ता है तो इसकी क्षारीयता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्षारीयता इसकी बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, 7 से 14 की तरफ जाने पर, बढ़ने पर क्षारीयता का मान बढ़ता है, जबकि 7 से नीचे जाने पर, डाउन होने पर अम्लीयता का मान बढ़ता है। तो अम्लीयता कब बढ़ती है? अम्लीयता तब बढ़ेगी जब पीएच स्केल का जो 7 अंक है वो नीचे की तरफ जाएगा। 6 पे जाएगा तो अम्लीयता बढ़ जाएगी, 5 पे जाएगा तो उससे भी ज्यादा अम्लीयता बढ़ जाएगी, 4 पे जाएगा तो उससे भी ज्यादा अम्लीयता बढ़ जाएगी। तो 7 से घटने पर अम्लीयता का मान बढ़ता है और 7 से ऊपर जाने पर क्षारीयता का मान बढ़ता है। तो ये कह रहे हैं हमसे कि जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा होता है? तो हम आपको बता देते हैं, यदि किसी क्षार के अंदर आप पीएच पेपर को डुबोएंगे तो उसका रंग नीला हो जाएगा। यदि कोई अम्लीय पदार्थ रखा हुआ है उसमें पीएच पेपर को आप डुबोएंगे तो उसका रंग लाल हो जाएगा। तो चूंकि ये कह रहे हैं जठर रस से क्या निकलता है? HCl, और HCl में बोलो क्या होता है? अम्लीयता होती है। और यदि अम्लीयता है और उसमें पीएच पेपर को आप डालेंगे तो रंग कैसा दिखाई देगा? आपको लाल दिखाई देगा। इसलिए जठर रस में डुबोने पर, चूंकि जठर रस से HCl निकलता है और HCl निकलेगा और पीएच पेपर, जब आप HCl में पीएच पेपर को डुबोएंगे तो उसका रंग कैसा दिखेगा? आपको लाल रंग दिखेगा। इसलिए इसका ऑप्शन भी सही होगा। अगला, दंत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू होता है? तो हमने बताया कि जब भी आप कोई भोजन करते हैं तो भोजन में अम्लीय पदार्थ होते हैं और वे अम्लीय पदार्थ हमारे दांतों की कैविटी को गलाने का काम करते हैं, खराब करने का काम करते हैं। इसीलिए हम टूथपेस्ट सुबह करते हैं या दातुन हम करते हैं, तो इन सभी में क्षारीयता ज्यादा होती है जो कि अम्लीयता को घटाने का काम करती है, ताकि हमारे दांतों का क्षय ना हो सके। तो ये कहते हैं दंत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू होते हैं, और हमने बोला कि 7 से जैसे जैसे डाउन होंगे अम्लीयता का मान बढ़ेगा। और ये याद रखिएगा, यदि 5.5 से कम पीएच वैल्यू आ रही है तो समझ लीजिए कि पीएच
वैल्यू यदि कम आ रही है 5.5 से तो अम्लीयता का मान बढ़ेगा, और जितना ज्यादा अम्लीयता का मान बढ़ेगा उतनी जल्दी आपकी दांत की कैविटी खराब होगी, दांत का क्षय होना शुरू हो जाएगा। तो पीएच मान 5.5 से जैसा ही लो होगा तो अम्लीयता का मान बढ़ेगा और बढ़ने से दांतों का क्षय होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। पीएच 7 आएगा तो पीएच 7 पे तो अम्लीयता क्षारीयता कुछ भी नहीं रहती है, पानी रहता है। जैसे हम पानी पी रहे हैं तो उसका पीएच मान 7 है, तो पानी में ना अम्लीयता ना क्षारीयता, इससे दांतों को कोई नुकसान नहीं होगा। और अम्लीयता से ही नुकसान होना है। यदि पीएच 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीयता बढ़ेगी, तब भी कोई नुकसान नहीं होगा हमारे दांतों को। और यदि 6 से ऊपर जाएगा तो अम्लीयता की वैल्यू ज्यादा नहीं हो पाएगी, जो कि हमारे दांत आसानी से सहन कर सकते हैं इस चीज को। लेकिन 5.5 पीएच वैल्यू से ऐसे ही डाउन होगी तो अम्लीयता की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, उस कंडीशन में हमारे दांत क्षय होना शुरू हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। लार एमाइलेज पाचन में मदद करती है। लार एमाइलेज पाचन में मदद करती है। किसके पाचन में मदद करती है? तो जो लार में जो एमाइलेज होता है वो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। सेलुलोज के पाचन में नहीं मदद करता है, क्योंकि सेलुलोज का पाचन आंतों में होता है। और लिपिड एक प्रकार के बसीय अम्ल हैं, बसीय अम्लों का पाचन नहीं करता है। और प्रोटीन जो है हमारे, प्रोटीन को पचाने का काम ट्रिप्सिन और पेप्सिन करते हैं। तो स्टार्च को पचाने का काम कौन करता है? लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम करते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो मनुष्य के आमाशय में हमने अभी आपको बताया था, जठर रस बनता है, HCl बनता है, पेप्सिन बनता है, और कौन सा एंजाइम बनता है इसके अलावा? लाइपेज बनता है, रेनिन बनता है। तो मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो इनमें से अम्ल बनाने का काम जो होता है वो कौन सा बनता है? HCl बनता है। तो इसका डी दिल्ली सही होगा। निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? तो हमारी आहार नाल से जो HCl निकलता अम्लीयता, कहीं हमारी भीतर वाली दीवार डैमेज ना हो जाए इस अम्ल से, तो उसे बचाने का काम, एक तो हमारा पित्तरस क्षारीयता रहती है जिसमें, तो जब अम्लीय और क्षारीय दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। दूसरी चीज, हमारे किसी भी ऑर्गन्स की भीतर वाली दीवार पे कुछ बलगम चिपकी रहती है, वो बलगम अम्लीयता से सुरक्षा करने के लिए लगाई जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित कर देता है? तो कौन करता है? पित्तरस। पित्तरस से जो पित्त निकलता है उसके अंदर क्षार होता है, और यही क्षार जब हमारे आहार नाल से अम्ल निकलता है तो उस अम्ल को खत्म करने का काम करता है, इसको उदासीन करने का काम करता है, ताकि हमारे बाकी ऑर्गन्स बच सके। हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही स्थित होता है? रिसेप्टर। तो हमारी जो जीभ होती है, जीभ में छोटे 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 रसांकुर होते हैं, स्वाद की कलिकाएं होती हैं जो स्वाद को ग्रहण करती हैं। तो ये प्रश्न हमारा कह रहा है कि हमारी जीभ पर कौन सा अभिग्राही स्थित होता है जो चीजों को ग्रहण करता है? तो रस संवेदी, जो भी हम चीजें निगल रहे हैं वो रस को एब्जॉर्ब करती हैं, यहाँ से लार निकालती भी हैं, और उनसे जो भी पाचक तत्व निकलते हैं वो पाचक तत्व वो एब्जॉर्ब करती हैं। उनको हम कहते हैं रस संवेदी, रस संवेदी कहते हैं। और यही रस संवेदी जो होती हैं अलग अलग प्रकार के टेस्ट को एब्जॉर्ब करती हैं। जैसे जीभ के आगे वाला हिस्सा मीठे स्वाद का अनुभव करता है, साइड वाला हिस्सा खट्टे स्वाद का अनुभव करता है, तो पीछे वाला हिस्सा जो है हमारा वो कड़वे स्वाद का अनुभव। इसका रस संवेदी सही होगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने के लिए, क्योंकि पेट की अंदरूनी परत को अम्ल जला सकता है, तो उसको बचाने के लिए पेट की अंदरूनी परत पर बलगम लगी होती है, म्यूकस लगा होता है, यही म्यूकस हमारी रक्षा करता है। तो इसमें सही आंसर होगा बलगम। निम्न में से किस वस्तु में छोटी आंत सबसे लंबी होती है? ध्यान रखिए, शेर में नहीं होगी, शेर से थोड़ी बड़ी बकरी की होगी, बकरी से थोड़ी बड़ी गाय की होगी, लेकिन सबसे बड़ी किसकी होगी? खरगोश, क्योंकि खरगोश या पेड़ पौधों की पत्तियों पर ही निर्भर होता है, इसलिए उसकी छोटी आंत की लंबाई सर्वाधिक होती है। निम्न में से कौन सा अंग पित्तरस स्रावित करता है? हम जानते हैं पित्तरस कौन निकालता है? यकृत निकालता है पित्तरस, ठीक है। और हृदय क्या करता है?
हृदय ब्लड को पंप करने का काम करता है, और वृक्क हमारे ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है, छानने का काम करता है, एक प्रकार से ये फिल्टर है। और मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर के लिए एक कमांड निर्धारित करता है। तो पित्रस निकलता हमारा यकृत से। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तन हो जाता है? तो जब पाचन हो जाता है तो पाचन के बाद प्रोटीन किस चीज में परिवर्तित हो जाता है? तो हमने बताया था कि प्रोटीन को पचाने के लिए सबसे पहले कौन? पेप्सिन आएगा। पेप्सिन उसे पेप्टोन्स में तोड़ देगा, और फिर ट्रिप्सिन एंजाइम इस पेप्टोन्स को पचा करके किस में कन्वर्ट कर देंगे? एमिनो अम्ल में। तो पूरी तरह से जब हमारा प्रोटीन पच जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एमिनो अम्ल में, एमिनो एसिड में। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? तो मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? स्टार्च का पाचन उसका कुछ मुंह में होता है, कुछ हाथों में हो जाता है। एमिनो अम्ल प्रोटीन से निकलता है, उसका ही पाचन हम करते हैं। ग्लाइकोजन, हम ग्लूकोज का भी पाचन करते हैं। हम इन सभी चीजों का पाचन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों में वो आंत के हिस्से पाए जाते थे जिनसे वो सेलुलोज को पचा पाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे हमारी स्थिति आने तक वो एक प्रकार से अवशेषी अंग के रूप में काम करती है, और हम किसी प्रकार से अब किसी भी सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं। गाय में, बकरी में, भेड़ों में और खरगोश के अंदर सेलुलोज को पचाने की क्षमता होती है, उनकी आंतों के अंदर, क्योंकि उनकी आंतों की लंबाई ज्यादा होती है और वो सेलुलोज को पचा लेती है। हमारी आंतों की लंबाई उतनी नहीं है कि हम सेलुलोज को पचा सके। तो ये सभी तो हम पचा सकते हैं, इसको नहीं पचा सकते हैं। तो मानव इनमें से किसी